हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर क्लासेस। आज हम लेक्चर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर 18 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब क्या है कि एक प्लेन शीट होगी जो कि चार्ज होगी और चार्ज होने की वजह से उससे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा और हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड को गाउसेस लॉ की हेल्प से फाइंड करेंगे। ठीक है, गाउसेस लॉ की हेल्प से क्यों फाइंड करेंगे? क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक ही हमारा एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ। ठीक है, इस टॉपिक का डेरिवेशन विदाउट गाउसेस लॉ भी होता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं वो डेरिवेशन नहीं करा रहा। ठीक है, वो डेरिवेशन IIT एडवांस या फिर जेईई मेन या फिर नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम ओनली बोर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हालांकि ये जो डेरिवेशन करा रहा हूँ ये जेईई मेन और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मेनली मेरा फोकस यहाँ पर बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है बोर्ड के हिसाब से है। जेईई मेन और नीट में एडवांस में ये काम आ सकता है, आएगा, आ सकता है क्या आएगा, लेकिन इसका जो दूसरा मेथड है मैं वो नहीं करा रहा क्योंकि वो बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ तो बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ, इसमें से हर साल एक सवाल पक्का आता है। लेक्चर 15, लेक्चर 16 और लेक्चर 17 मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बनाए हैं, जिसमें से लेक्चर 15 और 16 में मैंने स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कराया गाउसेस लॉ की हेल्प से, और लेक्चर 17 में लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करा है गाउसेस लॉ की हेल्प से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से करना है क्योंकि डायरेक्टली डेरिवेशन बोर्ड में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ ताकि डेरिवेशन करने में हमें आसानी हो। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शीट ले लेता हूँ जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। मैंने यहाँ पॉजिटिवली चार्ज कर दिया इस शीट को। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और इसका साइज कैसा है? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होता है? क्या एक्चुअल में वो इनफाइनाइट होता है या इनफाइनाइट का मीनिंग कुछ और होता है? ये चीज आप पिछले लेक्चर में समझिए। लाइन चार्ज वाले टॉपिक के अंदर मैंने स्टार्टिंग में इनफाइनाइट का मीनिंग समझाया है। ठीक है, आपको वहाँ इनफाइनाइट का मीनिंग समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर ओनली प्लेन शीट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो ये प्लेन शीट है, ये चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और आपस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, आपस में पैरेलल होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका अभी 3D डायग्राम में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है इस टॉपिक के अंदर? हमें इस प्लेट से या फिर इस शीट से स्मॉल r दूरी पर एक P पॉइंट कंसीडर करना है और इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये हमारा मेन काम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम ये गाउसेस लॉ के हिसाब से कर रहे हैं, तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा? यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं जो गाउसियन सरफेस कंसीडर करने वाला हूँ वो सिलेंड्रिकल शेप की होगी। ठीक है, कुछ इस तरीके की। आगे आएगा डायग्राम अच्छा वाला, यहाँ पर तो सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके की गाउसियन सरफेस मैं कंसीडर करूंगा, सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस। और इसमें वही हम एलिमेंट लेंगे, एक ये वाली सरफेस मानकर, जो सर्कुलर सरफेस है यानी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये वाली सरफेस का एक एरिया लेंगे। ठीक है, एरिया वेक्टर इसका लेंगे, फिर ये कर्व सरफेस का लेंगे और एक ये पीछे वाली सरफेस का लेंगे। ठीक है, तीन यहाँ पर हम एरियाज मानेंगे। इसको एरिया 1 कहेंगे, इसे 2 कहेंगे और इसे 3 कहेंगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको आगे पिछले लेक्चर में भी समझाई थी। लाइन चार्ज के केस में लाइन चार्ज का भी कुछ इसी तरीके का डेरिवेशन था, एग्जैक्ट सेम नहीं था लेकिन तरीका यही था, क्योंकि हमने वहां पर भी सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मानी थी और यहाँ पर भी यही होगा। अभी आगे आप देखना। ठीक है, तो ये दूसरी बात हो चुकी है कि यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस मानेंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या है? यहाँ पर ये शीट है, प्लेन शीट है, तो यहाँ पर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये चीज मैं आपको पीछे पढ़ा के आ चुका हूँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता था? सिग्मा बराबर चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है,
और चार्ज क्या होता है, कैपिटल क्यू लिख देते हैं यहाँ पर, एरिया को मैं यहाँ पर एस लिख रहा हूँ, सरफेस एरिया इसलिए एस लिख रहा हूँ, ए भी लिख देते हैं एस भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ मैं एस इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पूरे डेरिवेशन में मैं एस इस्तेमाल करूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर एस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर गाउसियन सरफेस नहीं है तो जो एस है वो पूरे सरफेस का होगा, यानी पूरी शीट का एरिया यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गाउसियन सरफेस यूज कर रहे हैं तो गाउसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज बंद हो रहा है, जिस एरिया का जितना चार्ज बंद हो रहा है उस एरिया का सरफेस एरिया यहाँ लिखेंगे, ठीक है। सपोज जैसे ये देखिए आप यहाँ पर इस जगह, ये गाउसियन सरफेस में इस जगह शीट पर इतना इतना एरिया के अंदर, इतने इतने पार्ट के अंदर चार्ज बंद हो रहा है, ठीक है। तो अगर गाउसियन सरफेस के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर जो एस आएगा वो कौन सा आएगा, इस पार्ट का, ठीक है। और अगर मान लो गाउसियन सरफेस नहीं है तो यहाँ जो एस आएगा वो पूरी प्लेट का आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। अगर नहीं आई तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आगे डेरिवेशन में आपको आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। ये तीसरी बात हो गई। ये तीन चीजें मैंने आपको बता दी, थोड़ा सा दिमाग में आपको समझ में आ जाना चाहिए हम क्या करने वाले हैं, क्या क्या करेंगे, ताकि मैं डायरेक्ट डेरिवेशन करूँ तो आपको परेशानी नहीं आए, ठीक है। अगर मैं डायरेक्टली टॉपिक स्टार्ट कर दूं तो कुछ बच्चों को परेशानी आ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत पहले स्टार्टिंग में आपको समझा देता हूँ, ठीक है, जैसा कि ऑफलाइन क्लास के अंदर होता है। अब ध्यान दीजिए आप आगे, इसका जो 3D डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। ये वही शीट है, पॉजिटिवली चार्ज, और इसके परपेंडिकुलर जो शीट है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस जगह होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, सब जगह कैसा होगा, सेम होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी वही होगा जो कि यहाँ पर है, ठीक है, इन सब पॉइंट्स पर है वही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सब तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में मैं एक नोट बताऊंगा, पहले डेरिवेशन करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। जनरली मिसकॉन्सेप्शन रहता है बच्चों का, ठीक है, तो आप इस लेक्चर में अपना मिसकॉन्सेप्शन रिमूव करें, लेक्चर के लास्ट में मैं आपको ये बात बताऊंगा, ठीक है। ठीक है, चलिए हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये डायग्राम आप बना लेना चाहो तो, ये 3D वाला डायग्राम अगर बना सको आप, ठीक है। इसकी इस लेक्चर की जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से नोट्स बना लें, ठीक है। अगर ये आप 3D डायग्राम बना सकते हो तो बना लेना, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिर कंटिन्यू डेरिवेशन स्टार्ट करना। ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाया है मैंने आपको, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की। चलिए आगे चलते हैं हम। ये वही एक शीट मान ली है मैंने, इस पर ये पॉजिटिवली चार्जेस है, ये पूरी चार्ज कर दी है मैंने, पॉजिटिवली चार्ज कर दी है इस बॉडी को, इस शीट को, ठीक है। और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। कूलाम पर मीटर स्क्वायर सिग्मा की यूनिट होती है, ठीक है, याद होगा आप लोग को। अब ध्यान दीजिए, इस सरफेस से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट मैंने कंसीडर करा P, और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है इस सरफेस के द्वारा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए गाउसेस लॉ की हेल्प से मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मुझे चार्जेस को बंद करना होगा, और चार्जेस को बंद करने के लिए मुझे यहाँ पर एक गाउसियन सरफेस मानना पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि गाउस ये कहता है कि चार्जेस बंद होना चाहिए, अंदर वाले चार्जेस वैल्यूएबल हैं, बाहर वाले चार्जेस की कोई कीमत नहीं है, ठीक है। अब जो ये प्लेट है, जो शीट है, ये तो पूरी ओपन है, क्लोज्ड है ही नहीं, तो हमें यहाँ पर अपने मन से सरफेस मानना पड़ेगी, जो कि मैं पीछे बताकर आया हूँ आपको। यहाँ पर हम एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उस सरफेस के अंदर जितने चार्जेस बंद होंगे वो हमारे लिए काम के हैं, बाकी के चार्जेस हमारे लिए काम के नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कंसिडर कर ली है, ठीक है, इस तरीके की ये सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस कंसिडर कर ली है, ठीक है। अब इस सरफेस के अंदर इस पार्ट में, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, एक और एक सर्किल बना हुआ है,
इस पार्ट के अंदर जितने चार्जेस बंद हुए वो चार्जेस क्यू इनसाइड है। वो चार्जेस क्या है? क्यू इनसाइड, अंदर वाले चार्जेस है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक फॉर्मूला आएगा गाउसेस का और उसमें हम क्यू इनसाइड फाइंड आउट करते हैं। तो वो क्यू इनसाइड कितने हैं? इस सरफेस के अंदर जितने बंद हो रहे हैं इस गाउसियन सरफेस के इस पार्ट में, वो कहलाएंगे क्यू इनसाइड। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए जो गाउसियन सरफेस है जो इसमें से निकल रही है, इस प्लेट में से, वो चार्जेस को कहाँ बंद कर रही होगी? जाहिर सी बात है इस जगह ही बंद करेगी। यहाँ तो बंद करेगी नहीं, ना यहाँ बंद करेगी, क्योंकि ये तो बाहर की तरफ है, प्लेट से दूर है। ठीक है, जो प्लेट में से क्रॉस करती हुई जा रही है गाउसियन सरफेस, वो इस जगह से ही करती हुई जा रही है और यहाँ पर ही चार्जेस बंद करे हैं, इस सरफेस के अंदर ही इसने चार्जेस बंद करे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जितना पार्ट इस सरफेस का इस गाउसियन सरफेस में बंद हुआ है उसका एरिया एस मान लेता हूँ। ठीक है, मतलब इसका जो एरिया है वो मैं एस मान लेता हूँ। ठीक है, इसका एरिया मैंने क्या मान लिया है? एस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मैं एरिया कंसीडर कर रहा हूँ, एस से जो एरिया कंसीडर कर रहा हूँ वो किसका कर रहा हूँ? गाउसियन सरफेस के अंदर प्लेट का जितना पार्ट बंद है उस एरिया को मैं एस कह रहा हूँ। ध्यान देना आप, यहाँ पूरी सरफेस का एरिया एस नहीं है, यहाँ सिर्फ गाउसियन सरफेस के अंदर प्लेट का जितना एरिया बंद है वो एस है। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ लिख लेना कि एस बराबर क्या होता है? एरिया ऑफ शीट enclosed in cylindrical Gaussian surface, शॉर्ट में CGS लिख रहा हूं मैं। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर ऐसा लिख लो पहले ही, cylindrical Gaussian surface। ठीक है, शॉर्ट में लिख लो यहाँ पर CGS। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस में जितना भी एरिया शीट का है जो बंद हो रहा है वो कहला रहा है एस। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सिंपल सी चीज है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू इनसाइड की वैल्यू होगी सिग्मा एस। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी आपको। मैं यहाँ पर ये बॉक्स बना देता हूँ एक क्यू इनसाइड के लिए। ठीक है, क्यू इनसाइड की वैल्यू हमारे पास सिग्मा एस आ चुकी है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझे पता लगाना होगा इस गाउसियन सरफेस से कहाँ कहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, क्योंकि गाउसेस लॉ ये कहता है कि आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है और जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। देखिए कैसे, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू गाउसेस लॉ, फाई सीजीएस मतलब क्या है? जितना भी फ्लक्स है सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस से निकल रहा है वो किसके बराबर होगा? क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पूरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस से निकल रहा है फ्लक्स, वो मुझे देखना होगा कि कहाँ से कितना कितना फ्लक्स निकल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि जो सिलेंडर है इसकी 3 सरफेसेस हैं। ठीक है, मैं इन सरफेसेस को नाम दे देता हूँ। इस सरफेस को नाम दे रहा हूँ 1। ठीक है, जो ये सरफेस नजर आ रही है, ठीक है, सर्कुलर सरफेस यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है उसको मैं नाम दे रहा हूँ 1। ठीक है, जो कर्व सरफेस है इसको मैं नाम दे रहा हूँ 2। ठीक है, और जो पीछे सर्कुलर सरफेस है उसको मैं नाम दे रहा हूँ मैं 3। ठीक है, जो फर्स्ट सरफेस है इसका जो एरिया होगा सरफेस एरिया उसको नाम दूंगा मैं S1। ठीक है, जो सेकंड कर्व सरफेस है उसके एरिया को नाम दूंगा S2। ठीक है, और जो थर्ड सरफेस है उसके एरिया को नाम दूंगा S3। ठीक है, यानी इस वाले एरिया को मैं क्या नाम दूंगा? S3। जो ये वाला एरिया है इसको नाम दूंगा S1, और जो ये पूरा कर्व्ड एरिया दिख रहा है आपको पूरी सरफेस का उसको नाम दूंगा S2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से पूरी बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, एक बात मुझे यहाँ डायग्राम से नजर आ रही है कि S1
इक्वल्स टू H3 इक्वल्स टू एस होगा। ठीक है, देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि जो सिलेंडर है वो बिल्कुल फिक्स शेप का है, पूरे यूनिफॉर्म शेप का है, ऐसा नहीं कहीं से मोटा और कहीं से पतला है। ठीक है, जो एरिया ये है वो एरिया ये है और वही एरिया ये है, यानी अगर मैं कहूँ तो S1 बराबर S3 होगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर बॉक्स बना लेना इस फॉर्मूले पर, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या, एक तरीके से अगर कहूँ तो स्टेप, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे काम में आएगी, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आप इसे याद रखना, अभी मैंने इस पे बॉक्स बना दिया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूले के बाद में देखिए मैं लिखता हूँ अगली स्टेप क्या होगी, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन CGS, मतलब सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस का इंटीग्रेशन E डॉट ds, जितना भी इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा, डॉट एरिया वेक्टर का। ठीक है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, ये चीज आपको बता रखी है मैंने। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने 3 सरफेसेस मानी है। ठीक है, तो जितना भी फ्लक्स निकल रहा होगा फर्स्ट सरफेस से, सेकंड सरफेस से, थर्ड सरफेस से, उस फ्लक्स को मैं अलजेब्रिकली ऐड कर सकता हूँ। क्यों ऐड कर सकता हूँ अलजेब्रिकली, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी, तो मैंने सबसे निकलने वाले फ्लक्स को अलजेब्रिकली ऐड कर दिया, φS1 प्लस φS2 प्लस φS3। φS1 का मतलब क्या है, फर्स्ट सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, φS2 मतलब सेकंड सरफेस से निकलने वाला, और φS3 मतलब थर्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स। और क्यू इनसाइड की जगह मैंने यहाँ सिग्मा एस लिख दिया है, क्यू इनसाइड की जगह सिग्मा एस लिख दिया। देखो मैंने यहाँ बताया था आपको, क्यू इनसाइड बराबर क्या होगा, सिग्मा एस। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह। ठीक है, अब φS1 के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन लिखना होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन लिखने के लिए मुझे इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बनाना होंगे इस गाउसियन सरफेस में, फर्स्ट सरफेस के अंदर। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर इस जगह एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करा। ठीक है, इस सरफेस में, और इस सरफेस में जो S1 सरफेस है, S1 सरफेस के इस एलिमेंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो बाहर इस तरीके से निकल रहा होगा E। ठीक है, क्योंकि जो शीट है उसके परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस तरीके से यूं बाहर आ रहा होगा पूरा। ठीक है, और इस एलिमेंट के जो एरिया वेक्टर है वो इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा, वो होगा DS1। ठीक है, यहाँ पर मैं वेक्टर बना देता हूँ इन दोनों पर। ये फर्स्ट सरफेस की बात हो गई। इसी तरीके से सेकंड सरफेस के लिए मैं बनाऊंगा, वही एलिमेंट लूंगा एक, यहाँ पर ये सेकंड सरफेस के लिए मैंने एक एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एलिमेंट से निकल रहा होगा, वो एलिमेंट तो इस शीट के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा इस एलिमेंट के यहाँ से, और जो एरिया वेक्टर है वो इस एलिमेंट के परपेंडिकुलर होगा इस तरीके से, यानी DS2, और दोनों में ही 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ये सेकंड सरफेस की बात हो गई है। इसी तरीके से थर्ड सरफेस के लिए ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ पर भी मैं एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करूंगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा इस एलिमेंट से, इस शीट की वजह से, वो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, ई नाम दे देता हूँ मैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के परपेंडिकुलर होगा, वो यूं जा रहा होगा पूरा इस तरीके से। ठीक है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर होगा, वो होगा DS3। ठीक है, इन पे वेक्टर बना लेना आप। ठीक है, यहाँ पर भी मैं वेक्टर बना देता हूँ। यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई। तो अब मैं ये जो तीनों फ्लक्स को मैंने ऐड करा था, इन फ्लक्स की इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन लिखूंगा। ठीक है, यानी इनकी जगह अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख दिया, इंटीग्रेशन S1 सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर कि हम S1 सरफेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, φS1 की जगह मैंने क्या लिखा है, E डॉट DS1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का और फ्लक्स का ये रिलेशन होता है। यहाँ साइड में लिख देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, फाई बराबर इंटीग्रेशन E डॉट DS होता है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। ठीक है, तो फाई की जगह मैंने ये चीज लिख दी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से प्लस φS2 की जगह लिखा मैंने इंटीग्रेशन S2 E डॉट DS2। ठीक है, ये सेकंड सरफेस के लिए आ गया है। इसी तरीके से थर्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन S3 E डॉट DS3 बराबर सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट, जो अपनी जगह था वो वैसा ही है। ठीक है,
ध्यान दीजिए यहाँ पर मैंने जो इंटीग्रेशन बनाया है, इस इंटीग्रेशन पे तो मैंने गोला बनाया है, जबकि इन इंटीग्रेशन पे मैंने गोला नहीं बनाया। ये इसलिए क्योंकि यहाँ जो इंटीग्रेशन बनाया वो पूरी गाउसियन सरफेस की नहीं हो रहा, पूरी क्लोज्ड सरफेस है, पूरी जो सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस है वो पूरी क्लोज है, उसके लिए बात हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ मैंने गोला बनाया। जबकि यहाँ पर S1, S2, S3 अकेली अकेली सरफेसेज है, ओपन सरफेस। अगर मैं इस सर्कुलर पार्ट की बात करूँ तो ये क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इस कर्व सरफेस की बात करूं तो ये क्लोज्ड नहीं है। इसी तरीके से ये पीछे की जो सर्कुलर सरफेस की बात करूं तो ये भी क्लोज नहीं है, ये अकेली अकेली सरफेसेस है जो कि ओपन है। तो यहाँ मैंने गोला इसलिए नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि ये ओपन सरफेसेस है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बात समझ में आ चुकी है हमें बहुत अच्छे से, ठीक है। अब कुछ नहीं, मैं यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा और डॉट प्रोडक्ट हटने के बाद में यहाँ पर कॉस आएगा, ठीक है। तीनों में मैं डॉट प्रोडक्ट को हटा देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिए अगली क्वेश्चन क्या होगी। अगली इक्वेशन कुछ इस तरीके की आएगी, इंटीग्रेशन S1 E डॉट ds1 cos, डॉट हटेगा तो cos आएगा, और यहाँ पर मैंने लिखा है 0 डिग्री। अब 0 डिग्री क्यों लिखा है, ध्यान दीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट सरफेस है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, और दोनों सेम डायरेक्शन में होने की वजह से एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैंने 0 डिग्री लिखा। इसी तरीके से जो सेकंड सरफेस है इसके अंदर मैंने डॉट हटाया, तो यहाँ डॉट हटने के बाद में क्या आएगा, इंटीग्रेशन EDS2 cos 90 आ रहा है। तो आप देख सकते हो सेकंड सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 था, मैंने पहले ही बता दी थी ये बात आपको, तो यहाँ 90 लिख दिया है मैंने, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड सरफेस के लिए क्या होगा, इंटीग्रेशन E डॉट DS3, डॉट हटेगा यहाँ पर तो क्या आएगा, EDS3 cos 0। अब cos 0 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से इनके बीच में एंगल 0 होगा, ठीक है। और सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डेरिवेशन लगभग पिछले डेरिवेशन की तरह है, ठीक है। आसान, अगर वो आपने याद कर लिया तो ये आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट सेम नहीं है, फर्क है, लेकिन प्रोसेस उसी तरीके की, ठीक है। यहाँ पर cos 90 की वजह से ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, और इसके अंदर cos 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी cos 0 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस सरफेस से, फर्स्ट वाली सरफेस से जो निकल रहा होगा वो सब तरफ सेम होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब तरफ सेम होगा, ठीक है। जितना इस एलिमेंट से निकल रहा है उतना ही पूरी सरफेस से निकल रहा होगा, ठीक है। तो एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो E कांस्टेंट है, E सेम है, तो E इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा अगली स्टेप में, अभी बता रहा हूँ आपको अगली स्टेप। इसी तरीके से थर्ड वाले के लिए भी यही बात होगी, यहाँ पर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा, और सेम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड वाली टर्म है ये तो 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर cos 90 है, ठीक है। तो अगली स्टेप कुछ इस तरीके की होगी, देखिए E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन DS1 प्लस ये वाली, इस वाली के लिए 0 हो गया, प्लस इसके लिए E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन DS3 आ गया, और cos 0 1 हो गया, ठीक है, बराबर सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट अपनी जगह, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरी बात समझ में आ गई बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आप, इंटीग्रेशन DS1 का क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आएगा ओनली S1। जब इंटीग्रेशन करेंगे हम DS1 का तो आंसर आएगा S1, और इसी तरीके से इसका आंसर आएगा S3। E अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर दोनों के जो आंसर आ रहे हैं वो S1 और S3 आएगा, ठीक है। देखिए अगली स्टेप में मैं इसको लिख देता हूँ, तो हम अगली स्टेप पे जा रहे हैं, अगले पेज पे। आप पहले इसको लिख लें पूरा, मैं अब अगले पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये अगले पेज पर आया, हम यहाँ पर आ गया है ES1 प्लस 0 प्लस ES3 बराबर सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने स्टार्टिंग में ये स्टेप लिखी थी, S1 बराबर S3 बराबर S। डेरिवेशन में जब मैं बता रहा था कुछ चीजें शुरू में, बीच में मैंने ये चीज लिखी थी कि S1 S3 और S आपस में इक्वल है। याद होगा आपको, कुछ इस तरीके से बना हुआ था, ठीक है। ये यहाँ पर ये शीट के अंदर था ये वाला, तो ये हमने S माना था, ठीक है। ये S1 था और ये S3 था, ठीक है। तो ये सब आपस में बराबर होंगे, तो S1 की जगह भी मैं S लिख दूंगा, और S2 की जगह, सॉरी S3 की जगह भी मैं S लिख दूंगा। तो टोटली कितना हो जाएगा, ES प्लस ES मतलब 2ES, ठीक है। देखिए अगली स्टेप क्या होगी, 2ES बराबर सिग्मा S बाय एप्सिलॉन नॉट, और इस इक्वेशन में मैं S से S काट दूंगा, तो अब मेरे पास क्या बचेगा, E बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एक प्लेन शीट की वजह से, इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से, ठीक है। इस पे मैं बॉक्स बना देता हूं, और यहाँ हम लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइट प्लेन शीट। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक पूरी बात क्लियर हो गई। यहाँ पर इस फॉर्मूले में एक इम्पोर्टेंट बात हमें नजर आ रही है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड नहीं कर रहा स्मॉल आर पर। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, आपको याद होगा पीछे डेरिवेशन में स्मॉल आर वो दूरी मानी है जिस दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। मतलब ये कहूँ मैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा। मतलब हम कितनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पर निर्भर नहीं कर रहा, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, जो बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, अब वो जो बात मैंने स्टार्टिंग में बताई थी उसे मैं यहाँ डिटेल में आपको समझा देता हूँ नोट के रूप में, ध्यान दीजिए। बात मैंने ये बताई थी आपको कि ये एक शीट है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से निकल रहा है। ठीक है, सरफेस के परपेंडिकुलर और आपस में पैरेलल है। इस फॉर्मूले से ये साबित होता है कि अगर इस शीट से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इस शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ठीक है, और इसी शीट से अगर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूं तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, इस रिजल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि चाहे 1 सेंटीमीटर हो, चाहे 2 सेंटीमीटर हो, चाहे 1.5 सेंटीमीटर हो, सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आ रहा है। सेम आने की वजह क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, हमने अभी तक जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चाहे वो पॉइंट चार्ज का पढ़ा हो हमने, ठीक है, या फिर हमने स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा हो पिछले लेक्चर्स में जैसे करा था, या फिर लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करा हो हमने, सबके अंदर हमने एक ही बात पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। ठीक है, इनमें हमने पढ़ा था E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और इसमें हमने पढ़ा है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब ये था जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उससे हम जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हम शीट से चाहे करीब आए चाहे दूर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहने वाली है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही। ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जनरली बच्चों को ये रहता है कि ऑब्जेक्ट से दूर गए इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया, सिंपल सी चीज है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा, और ऑब्जेक्ट के पास रहेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट रहेगा। इसकी वजह मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ। वजह यह है कि जो पॉइंट चार्ज था ये स्फीयर था। ठीक है, चाहे आप पॉइंट चार्ज ले लो चाहे आप स्फीयर ले लो। ठीक है, इन सबके केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इस तरीके से बन रहा था। ठीक है, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड था। स्फीयर के केस में भी ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसे जैसे चार्ज से या स्फीयर से दूर हो रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है। देखो लाइंस में गैप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा। ठीक है, यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगा। फर्स्ट मान लेते हैं इस पॉइंट को, इसे सेकंड मान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे ज्यादा होगा, सेकंड पॉइंट पे कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हो गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर भी था। और रॉड के केस में भी कुछ ऐसे ही मैंने आपको बताया था 3D डायग्राम के अंदर कि जब वो रॉड थी, रॉड जो चार्ज रॉड है, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके का ही बन रहा था। ठीक है, तो जैसे जैसे रॉड के करीब आ रहे थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था, रोड से दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। लेकिन प्लेट के केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पैरेलल है। जो डिस्टेंस यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इस जगह, वही डिस्टेंस यहाँ पर है, और डिस्टेंस दोनों में बराबर होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे बहुत अच्छे से समझना और अपनी लैंग्वेज में लिख लेना इस बात को। ठीक है, ये मैंने तीनों का कंपैरिजन बता दिया आपको, पॉइंट चार्ज, स्फीयर, लाइन चार्ज और शीट का भी बता दिया है। ठीक है, पॉइंट चार्ज स्फीयर का तो सेम है, लाइन चार्ज के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, आर स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, लेकिन डिक्रीज तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन शीट के केस में ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज हम इसे यही कंप्लीट करते हैं। अगले लेक्चर के अंदर हम कंडक्टिंग
शीट द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है।